चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय किसान संघ की ओर से रामलीला मैदान में आज किसान गर्जना रैली आयोजित की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस रैली में 50 से 55 हजार किसानों व अन्य लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। 50 से 55 हजार लोगों के आने की संभावना। देखिए तैयारियां क्या इसके बारे में तो आपको बताएंगे। किसान करीब 700 से 800 बस और 4000 प्राइवेट वाहनों में आएंगे। आपको यह भी जानकारी दें कि इस कारण रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की संभावना भी है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को सलाह दी है कि रामलीला मैदान की तरफ आने से बचे। कई सारे रूट्स जो हैं उनको भी डाइवर्ट किया गया है इस किसान रैली की वजह से। 50 से 55 हजार अपने आप में ही बड़ा आंकड़ा है। इस तादाद में किसानों के आने की संभावना जताई गई है। किसान गर्जना रैली जो आयोजित की गई है यहां पे। और देखिए अगर हम बात करें तो पिछली बार भी तमाम किसान जो है यहां पर पहुंचे हुए थे, जमकर विरोध किया, नारेबाजी की। एमएसपी को कानूनी आमली जामा पहनाने की मांग लगातार हो रही है और भी तमाम मांगे होंगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। हालांकि किसान तमाम जो है आज दिल्ली का रुख कर चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया 50 से 55 हजार की संख्या में, इतनी अधिक तादाद में ये किसान यहां पर पहुंचने वाले हैं विरोध करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए, अपनी मांग सरकार के सामने रखने के लिए। इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज काकोरी कांड के बलिदानियों की याद में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो गोरखपुर में होने जा रहा है। 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी की गाथा जीवंत होगी। देखिए आजादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में आज शाम 5 बजे राम गढ़ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौके पर मौजूद रहेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों की याद में प्रदेश सरकार 15 से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस समारोह मना रही है। 19 दिसंबर को ही अमर सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। सन 1927 में इसी तिथि को उन्होंने गोरखपुर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। 750 ड्रोन से होने वाले शो में उनकी शौर्य गाथा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। संगीत, लेजर लाइट और रंग बिरंग की प्रस्तुति आज यहां पर होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचने वाले हैं। और ये ड्रोन शो है, जी हां, इस ड्रोन शो के जरिए उन्हें याद किया जाएगा। अब काकोरी कांड के बारे में जरा आप जान लीजिए, आखिर पूरा मामला है क्या, पूरा कांड आखिर है क्या। लूट हुई थी और लूट की घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। ये लूट किसने की थी ये भी हम आपको बताएंगे। और देखिए इसी कांड के बाद तमाम जो हुकूमतें हैं, ब्रिटिश हुकूमतें हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लूट में करीब 20 से 25 लोग शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद मुख्य रूप से इस लूट में शामिल थे। एक मैसेज देने का प्रयास किया गया था। 5 प्रमुख लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर भारत से आ रही है। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है और देखिए दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। ये बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। घने कोहरे से आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है। शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल बढ़ा, सर्दी के साथ एक्यूआई लेवल भी बढ़ा है। एक्यूआई लेवल की बात करें तो देखिए लगातार ठंड बढ़ रही है, विजिबिलिटी कम हो रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि धुंध बढ़ रही है, एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। सर्दी के साथ साथ एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। नोएडा में एक्यूआई लेवल 415, जी हां, खतरनाक लेवल पर। गुरुग्राम की बात कर ले 457, एक्यूआई लेवल 428 का हो चुका है। और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो वहां पर एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की मुश्किलें, ठंड के साथ साथ प्रदूषण का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है। लोधी रोड पर एक्यूआई 425 रिकॉर्ड किया गया। लोधी रोड पर एक्यूआई 425 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में 415, द्वारका में 440 एक्यूआई दर्ज किया।
और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। योगराज शर्मा शिमला से, मयंक राय देहरादून से और अक्षय राय दिल्ली से। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख कर लेते हैं। अक्षय, दिल्ली में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? एक तरफ एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है, खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, तो वही दूसरी तरफ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए सचिन, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक्यूआई लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है दिल्ली में 400 के आसपास है और 400 से ज़्यादा है। लोधी रोड की 425, द्वारका अगर इलाके की बात करें तो 428 और 40 के आसपास, गुड़गांव का भी लगभग यही हाल है। तो जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता जा रहा है और हाल के दिनों में अगर बात किया जाए तो 2-3 दिन ये माना जा रहा है कि ठंड ज़ोरदार पड़ेगी। पार्सली क्लाउडी वेदर की बात कही जा रही है। हालांकि 21 के बाद मौसम कुछ बदलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि पूरी तरह से सनी 2 दिन या 3 दिन रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो कहीं ना कहीं हवाओं में ठंडक है और जो तापमान है कल सबसे कम 6 डिग्री पर रिकॉर्ड किया गया था। तो आने वाले समय में ठंड भी बढ़ेगी। इसके अलावा प्रदूषण निश्चित रूप से इंक्रीज करेगा, जिसमें कि अब सभी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे माहौल में तबीयत खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। बच्चों को खास बात यह है कि जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में पूरी तरह से गर्मी थी, लेकिन हाल फिलहाल अगर कुछ दिनों की बात करें हफ्ते भर की, तो ठंडक बढ़ी है और प्रदूषण लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ज़रूरत है कि जो डॉक्टर एहतियात बरतने की जानकारी दे रहे हैं, लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि उनको बच्चों को ठंड से बचाया जा सके, वृद्ध जो लोग हैं उनको ही बचाया जा सके। और जिस तरह से ठंड बढ़ी है दिल्ली में, अमूमन ये माना जाता है कि गर्मी भी दिल्ली में अच्छी पड़ती है, ठंड भी अच्छी पड़ती है। और पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में आने वाले समय में और ठंड बढ़ेगी। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जानकारी के लिए। हम अपने अगले संवाददाता को रुख करते हैं जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, मयंक राय। मयंक, क्या कुछ अपडेट है देहरादून से पॉल्यूशन और एक्यूआई को रिलेटेड? क्या सरकार ने किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की है? क्योंकि खासतौर पर यह देखा जाता है कि अलर्ट जारी किया जाता है, ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और देखिए, एक राहत की बात है। अगर हम दिल्ली की बात करें उसकी तुलना में अगर हम देहरादून में क्यूआई लेवल की बात करें तो वो 210 के आसपास है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत चिंता का विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ठंड बढ़ गई है और ख़ास तौर पे अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में पाला ज़बरदस्त पड़ रहा है और जो मैदानी इलाके हैं जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, इन इलाकों में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पे जो पहाड़ों की बात मैंने पहले की, तो माणा वैली जो है और नीति वैली जो जोशीमठ के पास है, वहाँ पे तापमान इस समय -15 पहुँच चुका है और ये एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कि -15 में तापमान अमूमन तब जाता है जब बर्फबारी होती है। हालांकि अभी उत्तराखंड में उस तरह की बर्फबारी शुरू नहीं हुई है, जिसको देखने के लिए और इसको एंजॉय करने के लिए पर्यटक दूर दूर से उत्तराखंड आते हैं। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक उत्तराखंड के हैं, उनका ये मानना है कि 23 तारीख के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो बर्फबारी का दौर शुरू होगा वो निश्चित तौर पे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, सुखी टाप, ये तमाम सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। तो निश्चित तौर पे उनके लिए उस समय मौसम पूरी तरह से खुशगवार होने की उम्मीद जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो उनको बर्फबारी देखने को मिलेगी। दूसरा ये जरूर है कि जब सर्दियों का मौसम धीरे धीरे बढ़ता है उस समय जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा अपना ख्याल रखें। इसके अलावा जो श्वास रोग या फिर जिनको सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उनके लिए भी ये मौसम नुकसानदायक होता है, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है। ऐसे में तमाम सारी जो बीमारियां हैं वो लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं और ख़ासतौर पे जो लोग बीमार हैं उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो उत्तराखंड के अलग अलग इलाके हैं वहां पे जिला प्रशासन के स्तर पे अलाव की व्यवस्था की गई है। देखिए, सावधानी हमें भी बरतनी होगी और जो लोग मौके पर मौजूद हैं उन्हें भी सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। योगराज जुड़े हुए हैं हमारे साथ शिमला से। योगराज, शिमला में क्या माहौल है? क्योंकि देखिए, मौसम तो वहां का सुहाना होगा, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट ठंड को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी हाँ, बिल्कुल। मौसम शिमला का काफी सुहाना है और
AQI लेवल की अगर बात करें शिमला की तो 40 है, यानी काफी अच्छा वेदर हिमाचल प्रदेश का है, वातावरण काफी अच्छा है और आज भी खिली धूप से शुरुआत हुई है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त जो है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि सुबह और शाम के समय जो सैर पर लोग निकलते हैं उनको हिदायत दी गई है कि सैर पर कम जी। निकले, क्योंकि तापमान में लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। और खासतौर पर जो ऊपरी इलाके हैं, किन्नौर की बात कर लें, लाहौल स्पीति या चंबा की बात कर लें, वहां पर जो तापमान है वो शून्य से नीचे चल रहा है कुछ इलाकों में। और हालांकि शिमला में भी जो रात का तापमान है वो -1 के आसपास चल रहा है और जो कुफरी है वहां पर -2 के आसपास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी के लिए। मयंक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, युवराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक पर नजर। जनवरी 2023 में बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक में बैठक होने की संभावना है। अगले हफ्ते तक यह तय हो जाएगा कि आखिर बैठक कहां होगी। कर्नाटक में आने वाले वक्त में होने हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में बैठक के लिए कर्नाटक हो सकता है बीजेपी की पहली पसंद, सूत्रों के हवाले से खबर है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के लिए मध्य प्रदेश दूसरे नंबर की प्राथमिकता है। तो बीजेपी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और अब इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अगले हफ्ते तक यह तय हो जाएगा कि आखिर बैठक किस जगह होगी, आखिर लोकेशन क्या होगी। हालांकि सबसे पहले आपको बताएं तो कर्नाटक में आने वाले वक्त में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पहली प्राथमिकता कर्नाटक ही है। उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरी प्राथमिकता है कि वहां पर भी बैठक हो सकती है। ऐसे में बैठक के लिए कर्नाटक हो सकता है बीजेपी की पहली पसंद, सूत्रों के हवाले से खबर है। दूसरी पसंद मध्य प्रदेश है। बीजेपी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी होगी। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से जुड़ी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल गुजरात की बड़ी जीत पर जश्न मनाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने दिल्ली के जिमखाना क्लब में 20 दिसंबर को एक भव्य डिनर पार्टी देने की तैयारी की है। इस डिनर पार्टी में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहीं CR पाटिल की इस डिनर पार्टी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। पाटिल ने खुद फोन करके प्रमुख अतिथियों को निमंत्रण दिया है, जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी मौजूद हो सकते हैं। CR पाटिल का बतौर प्रदेश अध्यक्ष अगले साल कार्यकाल पूरा हो रहा है। चर्चा यह भी है कि उन्होंने पार्टी में और बड़ी भूमिका मिल सकती है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में गुजरात की जीत का श्रेय CR पाटिल को दिया था और उनके काम की तारीफ की थी। दिल्ली के जिमखाना में जीत का जश्न। और देखिए आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्रालय 20 दिसंबर को मिलेट फेस्टिवल यानी मोटा अनाज उत्सव मनाने जा रहा है, जिसमें सभी सांसदों को डिनर पार्टी के लिए न्योता दिया गया है। दरअसल साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव दिया था कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जाए और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था, जिसके बाद साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। दुनिया के 130 से ज्यादा देशों में मोटे अनाज की खेती की जाती है और मोटा अनाज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का परंपरागत भोजन भी है। ऐसे में 20 दिसंबर को मोटा अनाज उत्सव को मनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने यह डिनर पार्टी दी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भी इटली के रोम शहर में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की शुरुआत होने पर समारोह का आयोजन किया था और अब देश का कृषि मंत्रालय भी 20 दिसंबर को इसे मोटा अनाज उत्सव के रूप में मनाने जा रहा है, जिसमें देश के सभी सांसदों को डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। अगली खबर है पंजाब से। पंजाब में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। गुरदासपुर में दिखा है पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की चूंद वडाला पोस्ट के पास दिखा यह ड्रोन। बीएसएफ ने ड्रोन पर 26 राउंड फायर की और बीएसएफ ने फायरिंग कर पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ दिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंदू वाडला पोस्ट पर ये ड्रोन जो है वो नजर आया है। बीएसएफ ने ड्रोन पर
फायरिंग भी की है। बीएसएफ ने फायरिंग कर पाक जोन को खदेड़ दिया है। और देखिए कुछ दिनों पहले की अगर हम बात कर लें तो पंजाब के अलग अलग बॉर्डर्स पर, तरन में और भी तमाम अलग अलग जगहों पर ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, ड्रोन के जरिए कुछ पैसे और खास तौर पर ड्रग्स सप्लाई करने की खबर भी सामने आई थी, जिसको निस्तनाबूद किया गया था। बीएसएफ ने फायरिंग कर पाक जोन को खदेड़ दिया है। और देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि राज्य में लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त नियुक्त की जाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिल इसी सत्र में लाया जाएगा और पास किया जाएगा। इस लोकायुक्त में मुख्यमंत्री, डीसीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री के अंदर होंगे। देखिए भ्रष्टाचार का दूर करने का एक नजरिया और खास तौर पर यह पहला कदम जो है वो माना जा रहा है, जिसमें लोकायुक्त को कैबिनेट में मंजूरी मिली। लोकायुक्त को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। लोकायुक्त में सेनावृत्त न्यायाधीशों समेत 5 लोगों की एक टीम होगी। इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है, वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे। अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। तो एक पूरे तरीके से अधिकारिता प्राप्त करने वाले लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारी भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाने वाला ऐसा ये कानून हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने लाया है। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र। नागपुर में विधान भवन में 10 दिन चलेगा सदन। नागपुर में आज से 30 दिसंबर तक चलेगा सत्र। 4 साल बाद नागपुर में आयोजित हो रहा है सत्र। विधानसभा में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार भी हैं। सीमा विवाद, किसानों के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। उद्धव ठाकरे भी शीतकालीन सत्र में ही होंगे शामिल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और खबर ये भी सामने आ रही है कि आज भी हंगामा हो सकता है। सीमा विवाद, किसानों के मुद्दे पर हंगामे के आसार है। तो आज से महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। और जैसा कि हम आपको अलग अलग जगहों पर, जैसे आप बात कर लीजिए बिहार की, आप अलग राज्यों की बात कीजिए, हर जगहों पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से विधानसभा में जमकर विरोध हो रहा है। इसी बीच में महाराष्ट्र में भी खबर ये सामने आ रही है कि आज हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर बॉर्डर्स पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। इसीलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज महाराष्ट्र में जब सत्र की शुरुआत होगी तो वो हंगामेदार हो सकता है। 30 दिसंबर तक चलेगा यह विधानसभा सत्र और सीमा विवाद, किसानों के मुद्दे पर हंगामे के हो सकती है बातचीत। आज से महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र शुरू। अगली खबर की ओर चलते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत चीन और अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करेगा तो उसका विकास नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत का विकास इसके विजन, यहाँ के लोगों की स्थितियों और आकांक्षाओं, परंपरा और संस्कृति, दुनिया और जीवन के बारे में विचारों के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि हम निस्वार्थ लोग हैं। मोहन भागवत का यह बड़ा बयान इस वक्त। तो एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे संघ प्रमुख मोहन भागवत और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि धर्म सभी के लिए है, हम सभी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। भारत अब मजबूत हो रहा है, पहले से धर्म सभी के लिए है, सभी को ये अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र और नियम कानून है, उसके आधार पर भी हम काम करते हैं।